अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज इमरान खान साहब का एक और खत सामने आया है और ये भी बड़ा दिलचस्प खत है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। इसके साथ साथ जी आज मरियम नवाज साहिबा ने एक दौरा किया लिबर्टी चौक का और वहां पर कुछ सहाफियों से उनकी गुफ्तगू हुई, उससे मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। एक दौरा जो कि चाइना का किया जा रहा है हाई ऑफिशियल्स की तरफ से, उसके पीछे मकासद क्या है और क्या उससे कुछ फ्रूटफुल होता नजर आ रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो 8 फरवरी का एहतजाज है उसके लिए पीटीआई की तैयारियां जारी हैं, इसके बारे में आपको कुछ चीजें ब्रीफ करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि अमेरिका की तरफ से मजीद अभी ट्वीट्स का सिलसिला जारी है, तो ये सब चीजें जो है वो किस तरफ मामलात को लेकर जा रही हैं। तो ये सब और बहुत कुछ इस व्लॉग में आज शामिल करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है तो जनाब, सबसे पहले इन तमाम खबरों से पहले आपके साथ आज एक अच्छी खबर शेयर करते हैं, दिलचस्प खबर शेयर करते हैं, और वो ये कि माशाल्लाह से अब जो हमारा चैनल है ये थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ गया है। हमारी फैमिली माशाल्लाह और स्ट्रांग हो गई है और अब आपने नोटिस किया होगा कि जो यूट्यूब चैनल है हमारा, उसके माशाल्लाह से जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी तादाद 4 लाख से तजावुज कर गई है। तो ये एक और माइलस्टोन है जो हम लोगों ने अचीव किया है मिलके। यकीन जानिए बहुत मुझे खुशी हो रही है ये आपको बताते हुए भी, और इसके साथ साथ मैं आप सबकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार भी हूँ क्योंकि जाहिर है ये मैं तो नहीं कर सकती थी, ये काम तो आप लोगों ने किया है कि 4 लाख तक सब्सक्राइबर जो है वो पहुंचाए हैं। तो इसमें जो एक भी सब्सक्राइबर है मेरे चैनल का, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप लोगों ने जो एतमाद किया मुझ पर, जिस तरह से मुझे इज्जत दी है, पजीराई दी है, और जिस तरह से आप लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं, ये यकीन मानिए मेरा कीमती एहसास है। और ये मैं कोई लफ्ज ऐसे नहीं कह रही कि जी जैसे एक फॉर्मल लफ्ज होते हैं कि आप कह देते हैं। आपको पता है कि मैं जरा फॉर्मेलिटीज पे इतना बिलीव नहीं करती, लेकिन सच में ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मुझे कभी इतनी मोहब्बत भी मिलेगी, इतनी पजीराई मिलेगी, और दूर दूर से जिस तरह से लोगों के पैगामात मिलते हैं, खास तौर पर जो ओवरसीज हैं वो अपने जो कोई यहाँ के रिश्तेदार होते हैं उनके थ्रू पैगामात भिजवाते हैं। तो इतना मेरा सर फख्र से बुलंद भी होता है और साथ में आजिजी से झुक भी जाता है अल्लाह ताला के हुजूर। और मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इतने प्यारे लोग, इतने चाहने वाले मेरे साथ जोड़ दिए हैं इस चैनल के थ्रू। तो मेरा आप सबसे वादा है एक बार फिर हमेशा की तरह कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना हक और सच की बात, वो करने से हम बाज नहीं इंशाल्लाह रहेंगे। जितनी ज्यादा ये फैमिली स्ट्रांग और बड़ी हो रही है उतनी ज्यादा जिम्मेदारी भी बड़ी हो रही है, क्योंकि जब आपको कोई सुन नहीं रहा होता या बहुत कम तादाद में लोग सुन रहे होते हैं तो आप अच्छी बुरी कोई भी बात कह रहे होते हैं, किसी भी अंदाज से कह रहे होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट इतना चूंकि नहीं होता तो आप कह जाते हैं, उसका इतना खास असर या फायदा नुकसान भी उस लिहाज से उतना नहीं होता। लेकिन जब आप को सुनने वाले इतने ज्यादा तादाद में हों और वो इस तरीके से आपको ट्रस्ट करते हों कि जैसे आप उनके कोई फैमिली मेंबर हैं, तो फिर जिम्मेदारी का एहसास और ज्यादा बढ़ जाता है। जब ज्यादा सुनने वाले हों तो फिर आपको और इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आपने अब वाकई और भी ज्यादा मयारी काम करना है और भी ज्यादा जिम्मेदारी के साथ करना है। तो ये जरूरी था आज आपके साथ तमाम जज्बात और खुशी भी शेयर करना, क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि मेरे इस पिछले 1.5-2 साल में तकरीबन 2 साल हो चुके हैं हमारे इस चैनल को। तो जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा साथ दिया है और जिस तरह से हर खुशी और गम में आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे हैं, आपके साथ मैंने अपनी जो पर्सनल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम्स आई हैं वो भी कभी शेयर कर दी हैं, और उसके साथ साथ जो बाकी मुल्क के हालात हैं वो तो हम लोग जाहिर है ज्यादा उस पर फोकस रखते हैं, तो वो तो हम बात करते ही हैं। तो इस तरह से मुझे वाकईतन कभी अकेलेपन का, तन्हाई का एहसास नहीं होता। और जो कोई मुल्क के हालात की वजह से कोई प्रेशर भी बनता है या कोई इस तरह के महसूस भी हो चीज के किसी वजह से पीछे हो गए हैं, नौकरी चली गई है या कुछ है, तो इस बात का अल्लाह का शुक्र है कि कभी खौफ महसूस नहीं होता और ये एहसास रहता है कि मेरे लिए बहुत सी दुआएं करने वाले हाथ उठते हैं, तो इंशाल्लाह वो दुआएं रायगा नहीं जाती। और अल्लाह ताला मुझे इस तरह से मेरी मदद करते हैं, इस तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं कि मुझे वाकई इस बात का यकीन हो जाता है कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी है कि हम सही समत में खड़े हो सके। चलिए जी, ये तकरीर थोड़ी हमारी आज लंबी हो गई, तो अब आगे बढ़ जाते हैं खबरों की तरफ। आज जी सबसे पहले आपको बताते हैं कि
इमरान खान साहब का एक और खत मंजर आम पर आया है और ये खत उन्होंने अब की बार जो लिखा है ये कश्मीरी अवाम के लिए लिखा है। ये मैसेज है बेसिकली उनका कश्मीर डे के हवाले से 5 फरवरी और यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर इमरान खान साहब का पैगाम उनके ट्विटर हैंडल से जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने जाहिर है कि एक दफा फिर कश्मीर कॉज के लिए आवाज बुलंद की है और उन्होंने साथ में इसमें ये जिक्र किया है कि जब वो खुद भी वजीर आजम थे उस वक्त भी जितना मुमकिन हो सकता था सिफारतकारी के जरिए इम्पोर्टेंट मौकों पर जहां जहां वो कहीं जाते थे तो वो मसला कश्मीर उजागर करते थे और जो कश्मीर में होने वाली बर्बरियत है उसके ऊपर उन्होंने आवाज भी उठाई। तो वो ये समझते हैं कि जो कश्मीर का कॉज है वो उनके दिल के बहुत करीब है और उन्होंने हमेशा अपने दौर में कहा कि इस पे मैंने आवाज उठाई है। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने इसमें एक और बात की बड़ी इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि जो कश्मीर के लोग हैं उनको इतने सारे साल गुजरने के बावजूद भी, जबर के बावजूद भी उनकी सोच से हटाया नहीं जा सका है, उनको जबरदस्ती आप अपना नहीं बना सके। तो इसमें एक पैगाम है और वो पैगाम है तमाम बंदूक वालों के लिए कि आप लोगों के दिल इस तरह नहीं जीत सकते। ये जो कश्मीरी कौम की मज़ाहमत है वो ये पैगाम देती है कि इस तरह नहीं हो सकता कि कोई जोर जबरदस्ती से बंदूक की नोक पर आपसे कुछ भी मनवा ले। तो ये जिद्दोजहद जारी रहती है, इसमें नुकसान होता है और इसमें कोई अमन नहीं आ पाता। तो इसका हल वही है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के जरिए जो एक इत्तेफाक जिसपे हुआ था उस हल की तरफ जाया जाए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता और देखिए फिर वही बात आ जाती है कि अगर पाकिस्तान किसी इतनी स्ट्रांग पोजीशन में होता तो आज हमारे लिए कितनी बेहतर सूरत हाल होती कि पाकिस्तान जोर डालने के काबिल होता कि जनाब इस मसले को हल करना है। लेकिन हम इतनी वीक विकेट पे खड़े हैं कि वहां पर हम क्या किसी चीज के लिए आवाज उठाएं हैं, क्या कोई दावे करें। तो ये इस वक्त जो है अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन है। लेकिन बहरहाल खान साहब ने आखिर में इस खत के लिखा है कि इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोबारा हुकूमत आई तो इस सिलसिले में वो मजीद जरूर बात भी करेंगे, आवाज भी उठाएंगे और इस मसले के हल की तरफ हर मुमकिन कोशिश भी करेंगे। तो इमरान खान साहब का जी ये पैगाम है आज कश्मीर डे के हवाले से। इसके साथ साथ अब आगे बढ़ते, आज कश्मीर डे के हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने भी लिबर्टी चौक पर कोई एहतजाज तो नहीं था, बेसिकली एक यकजहती के लिए एक तकरीब का एहतमाम कर रखा था। ऐसी कोई फॉर्मल तकरीब नहीं थी लेकिन कुछ इस तरह से था कि कुछ उन्होंने सजाया वजाया हुआ था। मुझे नहीं पता, अवाम तो मुझे कहीं नजर नहीं आए उस तकरीब में कोई खास, लेकिन सहाफी जरूर मौजूद थे और यहाँ पर काफी नामवर सहाफी भी मौजूद थे, जैसे मुजीबुर रहमान शामी साहब थे, सलमान गनी साहब थे, नसरुल्लाह मलिक साहब थे और भी कई सहाफी थे जो डिजिटल उससे वाबस्ता हैं दुनिया के, उससे भी बहुत से सहाफी मौजूद थे। और जाहिर है जो इसमें अज़मा बुखारी साहिबा और चौधरी साहब भी यहाँ पर मौजूद थे मरियम नवाज साहिबा के साथ, तो उन्होंने यहाँ पे विजिट किया और अपना मैसेज वैसेज भी कुछ दिया। लेकिन जो यहाँ पे ज्यादा बात डिस्कस हुई और जो मैंने देखे कुछ क्लिप्स मरियम नवाज साहिबा के, तो बस वही एक खुशामद वाला एलिमेंट जो था वो नजर आ रहा था कि सामने उन्हें खड़े करके तारीफें की जा रही हैं कि जी मैडम आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप बहुत मेरिट पे काम कर रही हैं, और वो आगे से उसके ऊपर बड़ी मुस्कुरा रही हैं कि मुझे तो मेडल्स मिल गए हैं, कि मुझे इस तरह से आप लोगों की तरफ से ये मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि भी किसी को, ठीक है अगर किसी को लगता है वो अच्छा काम करे जरूर उनकी तारीफ करें, लेकिन जो मेरा उस पर बेसिक एतराज था वो दो हवालों से था। एक तो जनाब वो आगे से कह रही थी कि भाई मैं तो चाहती हूँ सहाफियों के लिए कुछ करूं और प्लॉट्स हों या कुछ भी हो, आप लोगों को घर मिलें और आप लोग कोई तजावीज दें और ये वो, तो ये फिर वही एक जो मेंटालिटी है वो नजर आती है कि जी सहाफियों को प्लॉट दे दो, ये दे दो, वो दे दो और बस ये तनकीद ना करें, उनको खुश रखो और ये आपको आईना ना दिखाएं कि जनाब आप तो जाली मैंडेट से जीते हुए हैं और आप जाली मैंडेट से जीत के जो मर्जी आप काम करते फिरें, उसकी आवाम की नजर में तो कोई वैल्यू नहीं होती। और शोशा के लिए ये काम हो जरूर रहे हैं, लेकिन इन कामों की हकीकत क्या है वो किसी भी आप प्रोजेक्ट का जाके जब सारा कच्चा चट्टा खोलते हैं तो वो हकीकत सामने आना शुरू हो जाती है। तो कुछ इस किस्म की यहाँ पे सूरत हाल नजर आती है। लेकिन इसके साथ जो मेरा सबसे बड़ा एतराज था वो ये था कि इतने सहाफी वहां पर मौजूद थे और किसी ने भी ये सवाल नहीं किया मरियम नवाज साहिबा से कि जनाब आप तो जब ऑपोजिशन में थी तो मीडिया की आजादी की बड़ी अलंबरदार बनती थी और आप तो तकरीरें करती थी कि जनाब
میں تو میڈیا ریگولیشن کی حامی نہیں ہوں، اور آپ کہتی تھی کہ جناب میڈیا کا گلا گھونٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کا گلا گھونٹ دیا ہے، تو اس وقت تو آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے۔ اب جب اپنی حکومت آئی ہے، آپ کی جماعت برسر اقتدار آئی ہے، تو اس سے بھی زیادہ بدترین اور کالا ترین آپ نے جو ایک ابھی قانون اور ایکٹ جو ہے وہ منظور کیا، پیکا ایکٹ، تو یہ کیسے کیا؟ تو صحافیوں کا جو سب سے پہلا احتجاج کسی بھی حکومتی شخصیت کو دیکھ کے ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جناب آپ نے پیکا ایکٹ کیوں منظور کیا؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کسی صحافی نے بھی وہاں پر ان سے یہ سوال نہیں کیا۔ بہرحال مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنے جو چنیدہ کچھ لوگ ہیں انہی کے ساتھ آپ کو بس ادھر ادھر کہیں گھومتی پھرتی کسی تقریب میں نظر آ جائیں گی، ورنہ تو کسی آزاد صحافی کو تو وہ اپنے پاس بھی پھٹکنے نہیں دیتی، اور اس بات کو انشور کیا جاتا ہے کہ ان کی کسی بھی انٹریکشن میں، ویسے تو یہ دیکھ لیں آپ کسی کو یہ انٹرویو ہی نہیں دیتے، مطلب بہت سے لوگ اس پہ بات کرتے ہیں جی عمران خان کے دور میں ٹھیک ہے کوئی بہت آئیڈیل نہیں ہوگی، کچھ صحافیوں کے ساتھ بڑے ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے ہوں گے، لیکن بہرحال عمران خان صاحب بہت تنقید بھی سنتے تھے، اور بڑے ناقد صحافیوں کو انہوں نے انٹرویو بھی دیے جو ان کے دور میں بہت تنقید بھی کرتے تھے ان کے اوپر۔ لیکن آج تو ان کی حکومت ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ ناقد صحافی تو دور کی بات، آزاد صحافی تو دور کی بات، یہ تو اپنے فیورٹ صحافیوں تک کو بھی انٹرویو نہیں دے رہے۔ آپ نے دیکھا ہے علی امین جو ہیں، بھلے ان کے اوپر اتنی تنقید بھی ہوتی ہے، ہر طرف سے میڈیا کر بھی رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ 5-6 انٹرویوز جو ہیں وہ مختلف صحافیوں کو اور آزاد صحافیوں کو، یہ نہیں کہ کوئی پرو پی ٹی آئی صحافی بلکہ آزاد صحافیوں کو بھی وہ انٹرویو دے چکے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے ابھی تک ایک بھی انٹرویو نہیں دیا، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب ابھی تک ایک بھی انٹرویو نہیں دیا، اور تو اور ان کے وزراء بھی جلدی ہاتھ نہیں آتے پروگرامز میں آنے کے لیے، 2-3 کے علاوہ آپ کو کوئی ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ میڈیا چینلز پر بھی نظر نہیں آتی۔ تو یہ ان کی حالت ہے کہ یہ میڈیا کو فیس تک نہیں کرنا چاہتے، اور دوسری طرف باتیں ان سے کروا لیں جتنی مرضی بڑی بڑی، تو یہ حقیقت ہے۔ بہرحال خوف ان کو ہے، اور خوف اس بات کا ہے کہ یہ لوگ مسلط شدہ ہیں، عوام کی حمایت سے نہیں آئے، تو اسی لیے یہ میڈیا کو بھی اور عوام کو بھی فیس کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اب مزیدار جو بات ہوئی ہے وہ یہ کہ جو آگے چیمپئنز ٹرافی آنی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ تماشائیوں نے بھی آنا ہے اسٹیڈیم میں، اور اس وقت ایک بہت خطرہ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ جناب اگر وہاں پہ قیدی 804 کے یا عمران خان کے نعرے لگ گئے تو پھر ہم کیا کریں گے، کیونکہ ابھی تک تو یہ کوئی جلسہ جلوس بھی نہیں ہونے دیتے، اسی لیے کہ جو عمران خان کی مقبولیت ہے اس کا کہیں پر بھی کوئی اظہار نظر نہ آئے، کوئی مومنٹم، کوئی موومنٹ وہ زور نہ پکڑ سکے، تو یہ اسی لیے جلسے جلوس یا ریلیز سے خوف زدہ ہیں۔ اب یہی کام اگر یہ کہ جب آپ کو خود اسٹیڈیم میں بٹھانا ہی ہے ظاہر ہے تماشائیوں کو، تو وہاں پر آپ کسی کو کیسے روک سکتے ہیں؟ تو اس بات کا خوف بہت آیا ہوا ہے، اور مختلف رپورٹرز یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس سلسلے میں نمٹنے کے لیے بہت حکمت عملیاں بنائی جا رہی ہیں کہ کس طرح جو ہے لوگوں کو روکنا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو تماشائی ہیں ان کے پاس آج کوئی لگائے ہی نہ جائیں ایسے مائکروفونز اور اس طرح کے سپیکرز وغیرہ کے جہاں سے ان کی آواز کیچ ہو، کوئی سوچ رہا ہے کہ موبائل فون ہی نہ اندر لے کر جانے دیں، کوئی کچھ سوچ رہا ہے کوئی کچھ، لیکن یہ درد سر ابھی بنی ہوئی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جب میچز شروع ہوں گے تو ان کو یہ برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ ویسے لوگوں کو جب رائٹ آف گیدرنگ نہیں دیتے تو پھر جہاں انہیں مل جاتا ہے تو وہاں پہ پھر وہ کسر نکال لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی یونیورسٹیز کی کانوکیشن ہو یا کوئی شادی کی تقریبات ہو یا کہیں پہ ایون یہ لوگ بھی بیچارے کسی شادی کی تقریب میں گئے ہوں تو وہاں پہ بھی قیدی کے نعرے تو پھر لگ ہی جاتے ہیں، تو قیدی کے نعرے تو آپ کو سننے ہی پڑیں گے چاہے آپ جتنے مرضی انتظامات کر لیں، لیکن یہ کافی بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اور خاص طور پہ جو پی ٹی وی کا کیمرہ مین ہے اس کو تو بہت زیادہ اس بات کی تاکید کی جائے گی کہ بھائی غلطی سے بھی کوئی عمران خان کا پوسٹر یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بات کسی بھی طرح ٹی وی اسکرین پر نہ جا سکے۔ جو احتجاج کر رہے ہیں اس کے لیے بھی انہوں نے کریک ڈاؤن زبردست قسم کا شروع کر دیا ہے، ابھی سے انہوں نے لوگوں کی گرفتاریاں شروع کر دی ہیں کارکنان کی، اور اب تو یہ جو مختلف ان کے ایم پی ایز یا ایم این ایز یا اس کے ٹکٹ ہولڈرز تھے ان کے خلاف بھی کام شروع کر دیا۔ آج میں یہ خبر دیکھ رہی تھی نعیم حیدر پنجوتا صاحب کا جو سرگودا کا گھر ہے وہاں پہ ریڈ کیا گیا ہے، شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی اسی طرح سے کچھ ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ ان کے بھی جھنگ میں کچھ ریلیٹیوز کے گھروں پہ ریڈ کیے جا رہے ہیں، تو یہ کام اب دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی رکن اسمبلی ہے یا رکن اسمبلی فارم 45 کے مطابق ہے، تو اس کے باوجود بھی وہ لوگ اپنے گھروں پر نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جی یہاں پر فسطائیت کا دور ہے اور لوگوں کے اوپر گھروں کے بلا وجہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ضمانتیں بھی ہیں، اس کے باوجود بھی ریڈز کیے جا رہے ہیں اور خوف کا ماحول بنایا جا رہا ہے، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ البتہ کے پی میں اس حوالے سے کافی
तेजी से तैयारियां जारी हैं और जुनैद अकबर काफी ज्यादा आपको एक्टिव नजर आ रहे हैं और मुख्तलिफ कन्वेंशंस में, रैलीज में, मुलाकातों में बड़ी मोबिलाइजेशन हो रही है इस वक्त। आज मीना खान आफरीदी की सरबराही में एक बड़ी जबरदस्त किस्म की मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है पेशावर में, और वो अच्छी खासी बड़ी रैली थी, यानी अच्छा क्राउड था। तो ये तमाम जो अब लग रहा है कि सवाबी का जलसा है, उसको ये कामयाब बनाने के लिए भरपूर पीटीआई की कोशिश होगी, क्योंकि ये एक तरह से दोबारा इनको एक स्ट्रेंथ देगा। अगर ये एक पावर शो बड़ा करने में कामयाब होते हैं तो ये दोबारा से एक स्ट्रेंथ देगा कि जो 26 नवंबर का वाकया हुआ था उसके बाद भी लोग इनके साथ जुड़े हैं और निकलने के लिए भी तैयार हैं। खौफ उस तरह का नहीं है। सवाबी में वैसे भी ये पावर शो इनका इसलिए कामयाब होगा कि ज़ाहिर है वहां पे इनकी अपनी हुकूमत है, कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन असल जो मैच है वो पंजाब में पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एज यूजुअल जलसे की इजाजत तो नहीं मिली। और अब इसको अगर ये लोग फिर भी एहतजाज में बदलते हैं, जिसकी अभी तक हिकमत अमली तो कोई सामने नहीं आई, मुझे नहीं पता कि ये कब इन्होंने देना है, क्योंकि बीच में तो सिर्फ 1-2 दिन ही रह गए। तो अगर ये कोई एहतजाज में उसको बदलते हैं तो फिर क्या सूरत होगी, तो ये काफी अजीबोगरीब सूरत हाल बन जाएगी और फिर वही बात है, बस पुलिस गर्दी नजर आएगी और क्या होना है यहाँ पे। यही तमाम चीजों की वजह से अपोजिशन जो है वो कल रात 7 बैठी। उनकी तरफ से ये मुतालबा किया गया है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब मुस्ताफी हों, नए इंतखाबात कराए जाएं, उससे पहले तमाम सियासी कैदियों की रिहाई हो, इलेक्शन कमीशन में बेहतर लोग लाए जाएं और उसके बाद जो है वो इंतखाबात की तरफ मुल्क को ले जाया जाए। अदरवाइज जो ये मुल्क है इस तरीके से नहीं चल सकता जैसे चलाए जाने की कोशिश हो रही है। इसी तरह की एक बड़ी वार्निंग वाली ट्वीट जो है वो ज़ल्मे खलीलजाद की तरफ से भी आई है और ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं कि जी अगर इमरान खान को रिहा ना किया गया तो पाकिस्तान बिल्कुल तबाही के धाने पर खुदा न खास्ता खड़ा हुआ है। यानी उन्होंने मेल्ट डाउन का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल किया है। तो यानी बाहर से भी कोई बंदा बैठा है ना, उसको भी नजर आ रहा है कि इस मुल्क का इस वक्त क्या हाल है और उसको ये भी पता चल रहा है कि इन तमाम बहरानों का हल क्या है। लेकिन जो यहाँ पर हमारे नाम निहाद बड़े हैं वो बिल्कुल अपनी अना से और अपनी जिसको कहते हैं ना अपने खौफ की वजह से वो इस चीज की तरफ ना सोचते हैं, ना इस तरफ जाते हैं, ना इसके लिए उनके पास कोई हिकमत अमली नजर आती है। और वो यही समझ रहे हैं कि अभी तक हमने जैसे डंडे के जोर से कोशिश की है चलाने की, हम आगे भी इसी तरह चला लें। लेकिन अब जो बात है वो आहिस्ता आहिस्ता हाथ से रेत फिसल रही है और हाथ से मामला निकल रहे हैं। भले बज़ाहिर देखने में इंतजामात अच्छे कर लिए कि 26वीं तरमीम करके अदलिया को नुकेल डाल ली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी काबू कर लिया, बाकी सियासी जमातें तो वैसे ही सारी बूटों के तस्मों के साथ लटकी हुई हैं, तो वो तो कोई ऐसा इशू ही नहीं क्रिएट कर सकती। वो तो ऐसे मुर्दा हो चुकी हैं कि शर्म हया नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी किसी सियासतदान में जो हुकूमत की तरफ जाके बैठा है कि कोई मतलब कोई चूं चुरा ही कर ले कि जनाब हमसे क्या क्या आप लोग करवा रहे हैं। तो वो हालत इनकी हो गई है। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बंदोबस्त अच्छा है, लेकिन अगेन वही बात है कि जी आपका जो बंदोबस्त है वो बड़ा आर्जी और नाजुक है और ये जो है वो फिर ज्यादा देर चल नहीं पाता। आमतौर पर तो यही देखा गया है। इसीलिए बाहर की मदद लेने के लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है और इस सिलसिले में पहले मोहसिन नकवी साहब को अमेरिका भेजा गया। वहां पे इन्होंने जाके 2-4 मुलाकातें की तो वो उल्टी पड़ गई हैं और जिनसे मुलाकातें करके आए वो भी इमरान खान की रिहाई की ट्वीटें करते फिर रहे थे। उसके बाद अब चाइना चले गए हैं मोहसिन नकवी साहब भी, साथ साथ जरदारी साहब भी और इसहाक डार साहब भी। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बैरूनी तौर पर कोशिश की जा रही है कि जो मुख्तलिफ अहम ममालिक हैं उनके साथ मामलात को बेहतर करके अपने लिए सपोर्ट हासिल की जाए। चंद दिन पहले मैं देख रही थी एक रिपोर्ट भी आई है, मैं नाम अखबार का भूल गई हूँ, या तो द न्यूज की थी या फिर डॉन में नहीं थी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की थी शायद। बहरहाल किसी अंग्रेजी अखबार की ये रिपोर्ट थी जिसपे ये बाकायदा मेंशन किया गया था कि जितने भी इंपॉर्टेंट आपकी कंट्रीज हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे वो टर्की हो, जिनके साथ पाकिस्तान के हमेशा रिलेशंस भी रहे हैं और जो मैटर भी करते हैं, इस वक्त सूरत हाल ये कि बिल्कुल आप सिफारतकारी में जीरो हुए पड़े हैं और कोई भी मुल्क आपको इस वक्त सपोर्ट मुहैया नहीं करा, बल्कि हर मुल्क आपको आईना ही दिखा रहा है। अब लास्टली तो चाइना भी अच्छा खासा नाराज हुआ है और पहले जो दहशतगर्दी के वाकयात के हवाले से स्टेटमेंट्स थे उनके ऊपर उनकी तरफ से नागवारी का इजहार हुआ और उसके बाद अभी मोहसिन नकवी साहब जो गुल खिला के आए अमेरिका में और किस तंजीम और तकरीब में चले गए,
تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو بیسکلی جو چائنا ہے اس نے بھی آپ کو اس سے بھی آپ نے ناراضگی کا جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے. یہ تمام چیزوں کے ساتھ جب آپ کو باہر کی بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے، اندر کی بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے، تو پھر آپ نے چلنا کیسے ہے؟ یہ ہے اصل پرابلم. اور اسی لیے اب بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے. اور اب یہ جو چائنا کا دورہ ہے اس میں بھی کوشش یہی ہوگی کہ کوئی انویسٹمنٹ کے تھرو کسی طرح بھی ایک اپنی جو سپورٹ ہے تھوڑی سی حاصل کی جائے، تاکہ اگر امریکہ کی طرف سے کوئی سرد مہری ہے بھی تو کم از کم ہم ہمیشہ کی طرح چائنا کی گود میں بیٹھ کے کوئی تھوڑا اپنا بچاؤ کر لیں. لیکن اس دفعہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق چائنا سے بھی فی الحال کوئی بہت ان کو اچھی ٹھنڈی ہوائیں نہیں آ رہی، اور یہاں سے بھی کوئی بہت زیادہ جس کو کہیں کہ بہت کوئی زبردست سپورٹ ملے گی تو وہ بھی فی الحال دکھائی نہیں دے رہی. تو ان تمام حالات میں ان کے لیے کیا سچویشن بنتی، کتنا لنگر آن کرتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں مزید واضح ہوتا چلا جائے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.